हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम मीडियम चेंज करेंगे। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो कैसे डेविएट करेगी? वो जो बेंडिंग होगी उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है हमारे पास? इट इज द फिनोमिनन ऑफ bending of light at the interface of two media when it passes from one transparent medium to another। अब हमने रिफ्लेक्शन में मीडियम भी बोला था। क्या है हमारे पास? तीन तरह के मीडियम थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। जो लाइट को कंप्लीटली अलाउ करे टू पास थ्रू इट वो ट्रांसपेरेंट थे, जो पार्शियली अलाउ करेंगे ट्रांसल्यूसेंट थे, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ओपेक। तो हम यहाँ पे कैसा मीडियम कंसिडर कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मीडियम क्या है? एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम दो तरह के लेंगे, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेरर मीडियम हमारे पास कौन सा होगा? जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेरर है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो ऑप्टिकली डेंसर है। या हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली रेरर वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम होगी, ऑप्टिकली डेंसर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब केस दो बनते हैं, या तो लाइट रेरर से डेंसर ट्रेवल करेगी या डेंसर से रेरर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो चेंज होंगे। तो सबसे पहला है स्पीड। स्पीड लाइट की चेंज होगी। हम एयर से वाटर में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्पीड भी चेंज होती है, तो यहां लाइट की स्पीड भी चेंज होगी। अगर बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, वेव की लेंथ है ना। तो हम दोनों के बीच में रिलेशन करते थे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सोर्स पे डिपेंड करते हैं, वो सेम रहेंगे। तो यहां पे केस नंबर 1, लाइट जा रही है रेरर से डेंसर। रेरर से डेंसर जाएगी, ये पहली है इंसिडेंट रे, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी हमारे पास इंटरफेस के दूसरी साइड अगर हम ले, इंटरफेस हो गया हमारे पास, ये नॉर्मल हो गई। लाइट को यहां जाना चाहिए था बट लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमारे पास यहां पे ओरिजिनल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल्स होंगे, क्या हम उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं? जिसमें ये एंगल हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये हो गई डेविएशन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा कितना आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज करेगी जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी। डेंसिटी बढ़ रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, ट्रैफिक ज्यादा मिल रहा है, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम रहते हैं। यूजिंग दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो वाइल गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। केस रिवर्स करते हैं। अब लाइट जाएगी डेंसर से रेरर, तो ये है नॉर्मल, ये आई हमारी इंसिडेंट रे। ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां जानी चाहिए थी, यहां बेंड कर गई, ये है हमारे पास नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। इतना डेविएट की लाइट अपने पाथ से, यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होंगे? ये वाले और ये वाले। तो मीन्स एंगल आर माइनस डेल्टा और एंगल आई। तो एंगल आर माइनस डेल्टा और एंगल आई, तो एंगल आर बड़ा आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से, विच मीन्स जो लाइट है जब डेंसर से रेरर जा रही थी उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो सेम रहेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट कहां से कहां जा रही है? रेरर से डेंसर। जब जाएगी डेंसर से रेरर तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास इसके बेसिस पे आता है कि दो जो हम मीडियम की बात कर रहे हैं, रेयरर में हम कौन से लेंगे? एयर हो गया, अच्छा वैक्यूम जो है और एयर है, हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इनकी सब वैल्यूज सेम ले लेंगे। वैसे थोड़ी सी डिफर करती हैं बट हम जो है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम बोलेंगे कि हमारे पास सेम चीज चलेगी। तो यहाँ पे बेंडिंग जो हुई है, जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वाइल
गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटीज पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटीज पे कैसे डिपेंड करेगा? अब जो लाइट आई रेरर से डेंसर गई, रिफ्रैक्शन हुई, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। कितनी बेंडिंग होगी कौन डिसाइड करेगा? स्पीड। स्पीड कौन डिसाइड करेगा? स्पीड जो मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कौन डिसाइड कर रहा है? जो दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं। अब आगे जाके हम ऑप्टिकल डेंसिटीज को भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, बट अभी के लिए ये ठीक है। और रिफ्रैक्शन में हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन में सिंगल मीडियम था, उसी में बाउंस बैक हो रही थी। रिफ्रैक्शन में दो मीडिया है, रेरर है, डेंसर है। लाइट रेरर से डेंसर जाएगी तो स्पीड, वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे, बट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। और हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब जाएगा डेंसर से रेरर, तो डेंसर से रेरर में स्पीड और वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फिर से सेम रहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस बार इंक्रीज करेगा, तो बेंड करेंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से तो हमारे पास जब लाइट रेरर से डेंसर जा रही थी, रेरर से डेंसर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज हुई, वेवलेंथ डिक्रीज हुई, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। दूसरी तरफ जब लाइट जाएगी डेंसर से रेरर, तो हमारे पास क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर हम ये रिलेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो मीन्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसके कंपैरिजन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सोर्स पे डिपेंड करेंगे। तो ये था हमारे पास जब लाइट ट्रेवल करती है रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेंडिंग है लाइट की वो किस पे डिपेंड करती है, या जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसका कॉज क्या है। तो हमने पढ़ा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो बेंडिंग हो रही है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटीज। किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास? ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ टू मीडिया। ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ टू मीडिया पे डिपेंड करेगा। मतलब कितनी रिफ्रैक्शन होने वाली है ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऑप्टिकल डेंसिटीज डिसाइड करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो फैक्टर जो हमने बोला कि रिफ्रैक्शन डिपेंड कर रही है स्पीड पे। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट जो स्पीड की चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो पहला फैक्टर कि हमारे पास रिफ्रैक्शन डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगी स्पीड पे। स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या फिर उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले, सबसे पहला कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहां पे हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो पहला मीडियम हमारा वैक्यूम है, दूसरा मीडियम हमने कोई भी मीडियम ले लिया। तो लाइट जब वैक्यूम से मीडियम में जाएगी तो पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे की बाद में। तो मीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम जिसकी हमारे पास हम बात कर रहे हैं, पहला हमने लिया है वैक्यूम। हमने बोला प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एयर और वैक्यूम का हम ऑलमोस्ट सेम ले लेंगे। तो यहाँ पे लाइट वैक्यूम से वाटर में जाएगी या ग्लास में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, तो स्पीड पहले मीडियम की पहले आएगी, दूसरे मीडियम की बाद में आएगी। तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्योंकि ये स्पीड टू स्पीड की रेशियो है तो इट हैज नो यूनिट्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, रेरर या डेंसर, वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द मीडियम। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम कैसा है, ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, रेरर है, डेंसर है, लाइट की वेवलेंथ या कलर पे डिपेंड करने वाला है।
नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिजिक्स में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स रिलेटिव के आगे जो भी लिखा है उसी की रेशियो। मान लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम में टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एक मीडियम टू सेकेंड। तो अगर लाइट जा रही है 1 to 2, जैसे पहले हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सो इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो सबसे पहले सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, फिर फर्स्ट का आएगा। जब हमने स्पीड की टर्म्स में फॉर्मूला लिखा तो पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे की बाद में। बट जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बोल रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बोल रहे हैं, हमने बोला लाइट जा रही है 1 to 2, तो रिवर्स होगा। सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले आएगा, फिर फर्स्ट का आएगा। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब आ गए लॉज। तो लॉज में पहला लॉ तो सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड हमारे पास, सेकेंड के अकॉर्डिंग जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस था पहले मीडियम में, दूसरे में आया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ वो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी हमने पढ़ा, जिसको म्यू से या फिर एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रोपोर्शनल किया। वहां जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो कांस्टेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीन फॉर्मूले, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to मीडियम 2। स्पीड की टर्म्स में पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे की बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव मींस रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की ही रेशियो, लेकिन सेकंड का पहले, फर्स्ट का बाद में। जब एंगल की टर्म्स में बोलेंगे तो फर्स्ट मीडियम का एंगल पहले, सेकंड का बाद में। तो मींस एंगल और लाइट की स्पीड पहले मीडियम की पहले, दूसरे की बाद में। बट सिर्फ जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में लेंगे तो सेकंड की पहले आएगी, फर्स्ट की बाद में आएगी, इतना चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर ऑफ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ तो ये बोल रहा है जैसे जैसे हमारी लाइट जो है, जिस उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। बट फेलियर का मतलब क्या है, फेलियर मीन्स जब डेविएशन नहीं होगी तो फेलियर हो गया। तो उसमें आता है कि जब हमारी लाइट जो है वो स्ट्रेट जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, नॉर्मल रे और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है वो क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ हमारे पास जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एंगल आर भी 0 हो जाएगा, मीन्स देयर इज नो डेविएशन। तो डेविएशन नहीं होगी तो वो क्या आ जाएगा, फेलियर आ जाएगा, किसका, स्नेल्स लॉ का। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल। तो लाइट डेविएट नहीं करेगी, लाइट जैसे जा रही थी मतलब सेम स्ट्रेट पाथ पे वैसे ही मूव कर जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास, फेलियर ऑफ स्नेल्स लॉ में एंगल आई 0, आर 0, और अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो लाइट विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉज में हमने पढ़ा क्या, कि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट वो कॉज है व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो हमने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा। अब मान लो लाइट जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जितना ज्यादा उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी।
तो मीन्स जितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे पास, ग्रेटर द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया, greater will be the change in the speed of light and hence more refraction takes place. तो आगे तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड पे। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? ऑप्टिकल डेंसिटीज या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यहां से हमारे पास कॉज डिफाइन किया हमने। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारे पास मान लो इंसिडेंट रे, सरफेस की नॉर्मल, लाइट को यहां जाना चाहिए था डॉटेड, लेकिन लाइट बेंड कर जाएगी, रेयर से डेंसर है टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जब बेंड कर रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, अब लाइट वापस से सेम मीडियम में आएगी। एयर से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, वापस एयर में आने वाली है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। डेंसर से रेयर आ रही है, बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां हम एक चीज नोट करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे है उसी के पैरेलल आती है इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर से हमारे पास सबसे पहले एक आई इंसिडेंट रे, तो ये थी इंसिडेंट रे, इसको यहां जाना चाहिए था बट लाइट जा रही थी रेयर से डेंसर, ये है नॉर्मल, तो लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जाएगी डेंसर से रेयर, तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया उसको क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे हम एक मिरर प्लेस करेंगे। मान लो हमने एक प्लेन मिरर प्लेस किया, लाइट नॉर्मली आके उस पर फॉल कर रही है, लाइट नॉर्मली आके उस पर फॉल कर रही है। तो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब लाइट नॉर्मली आके फॉल करती है तो जिस पाथ पे आती है उसी पाथ को रिट्रेस करती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो वापस चली जाएगी, सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो यहाँ पे जब हमने मिरर रखा तो लाइट सेम पाथ को रिट्रेस कर रही है। अब पहला केस, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 साइन आई बाय साइन आर, मीडियम 2 टू मीडियम 1 साइन आर बाय साइन आई। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? यहां से आया कि फर्स्ट टू सेकेंड जब लाइट ट्रेवल कर रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 to 1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइट व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, जब हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही है, इसका मीनिंग है लाइट जा रही है 1 to 2, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम 2 to 1। तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। मान लो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/3, ऐसे ही। अब लाइट जाएगी 2 to 1, तो वो कितना हो जाएगा? 1/2/3, 1/2/3। तो वापस जब जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2। तो रिवर्स हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो बेसिक चीजें 6th क्लास की बुक में भी हमारे पास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में जब हम एक पेंसिल डिप करके डालते हैं तो उसमें दिखती है कि वो बेंड हो रही है। कहाँ पे दिखेगी? इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, जहाँ पे एयर और जो वाटर है उसके सरफेस में डिवीजन आ रही है हमारे पास। तो वो जो इंटरफेस है टू मीडिया का, वहां पे हमें पेंसिल की जो बेंडिंग नजर आती है। क्यों है? रिफ्रैक्शन। अगर हम किसी भी चीज में, किसी कंटेनर में कॉइन को डाल देते हैं और अगर हम ऊपर से उसको देखते हैं तो कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर अपनी पोजीशन से रेज्ड नजर आता है, तो मीन्स डेप्थ कम नजर आती है। जो भी कंटेनर है उसमें जो वाटर की डेप्थ है वो कम नजर आएगी। तो ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं ये किसके हैं? रिफ्रैक्शन के हैं। फर्स्ट इज बेंडिंग ऑफ अ स्टिक डिप्ड इन वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास सेम कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉइन। तो कॉइन जो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज हमारे पास, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को मिला के एक लेंस बन रहा है। अब लेंस दो तरह के, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास अगर कोई लेंस
एजेस से थिन होगा और सेंटर से थिक होगा तो उसको कॉन्वेक्स लेंस डिफाइन करते हैं। कॉनकेव अगर एजेस से थिकर होगा और सेंटर में से थोड़ा थिन होगा तो वो कॉनकेव लेंस बोला जाता है। कॉन्वेक्स 3 तरह के हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक साइड प्लेन हो गई, दूसरी साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। सेकेंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉनकेवो मीन्स एक साइड कॉनकेव दूसरी साइड कॉन्वेक्स, बट नाम के पीछे तीनों में ही क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, तो मीन्स एट लास्ट ये किसकी प्रॉपर्टीज शो करने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। सिमिलरली कॉनकेव लेंस वो भी हमारे पास कितने हैं, 3 तरह के हैं। सबसे पहले आ गया डबल कॉनकेव लेंस या बाय कॉनकेव लेंस, दोनों साइड कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक साइड कॉनकेव और एक साइड प्लेन। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, तो ये आ गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अगेन पीछे जो नाम में हमारे पास मेंशन्ड है वो एट लास्ट क्या है, कॉनकेव, तो ये एट लास्ट कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा, कॉनकेव की ही शो करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स, कॉनकेव लेंस की 3 टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास फिर से टर्मिनोलॉजी, हमने बोला जब हमने 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को ज्वाइन किया, तो जब हमने ऐसे ज्वाइन किया तो ये जो बीच वाला पोर्शन हमारे पास ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है और पोल्स का सेंटर, दोनों सर्फेसेस के पोल्स का सेंटर हमारे पास बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होने की वजह से 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर और 2 प्रिंसिपल फोकस, तो यहां पे हमारे पास सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आ गए C1 एंड C2। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, दोनों के रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के पोल्स का सेंटर ले लिया तो वो ऑप्टिकल सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम सरफेस पे आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम सरफेस पे आ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा हमारे पास, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। नेक्स्ट अपर्चर, तो अपर्चर वही द पार्ट ऑफ द मिरर था वहां पे विच इज यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्शन, तो यहां आ जाएगा पार्ट ऑफ द लेंस यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। प्रिंसिपल फोकाई 2 तरह के हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब जो रोल वहां पे कॉनकेव मिरर प्ले कर रहा था यहाँ कॉन्वेक्स लेंस प्ले करेगा। कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम्स। वहां थे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स, तो यहाँ होंगे कॉनकेव लेंस के 2 रे डायग्राम्स। तो ये रेशियो 6:2 सेम यहाँ चलेगी। वहां कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, सेकेंड हमारे पास प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा F2। अब इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रूल्स, तो रूल्स में से जैसे ही हम इमेज बनाना सीखते हैं हमें फोकस की भी क्लैरिटी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी, पहले भी यही किया था, पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी। सेकंड उसी का रिवर्स, जो रे फोकस से पास करके आएगी वो पैरेलल चली जाएगी। थर्ड, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव करेगी। तो रूल नंबर 1, पैरेलल फोकस, फोकस का पैरेलल। तो अगर कोई रे पैरेलल आ रही है वो हमेशा फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकंड, अगर कोई रे फोकस से पास करके आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव करेगी। तो ये हमारे पास हो गए रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसके रे डायग्राम्स देखें तो सेम जैसे वहां 6 केसेस थे। इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज हमेशा फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस इमेज कहाँ होगी हमारे पास, इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, यही पेयर्स थे, एट सी, एट सी। अब यहाँ पे सी का रोल प्लेस जो था, अब उसकी जगह हम लेंगे 2F। वहां पे सी क्या होता था, और प्रिंसिपल जो हमारे पास फोकस था वो मिड पॉइंट था किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और वहां पे पोल का। यहाँ आ गया ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस हमारे पास, अगर हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे।
तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ, इन्फिनिटी, इमेज कहाँ जाएगी, फोकस। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मीन्स पैरेलल रेस, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेस। पैरेलल रेस जो भी पैरेलल होती है वो कहाँ से आती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास करती हैं। तो फोकस में से पास की तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट साइज्ड इमेज आई है जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। तो फोकस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बन गई। केस नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ जाएगी। अब हमने लिया है ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो ये है फोकस पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा 2 रेस, एक पैरेलल, वहां पे हम साथ वाला पॉइंट ढूंढते थे। ऑब्जेक्ट के साथ वाला जो पॉइंट होगा वहां से सेकेंड रे पास करवा दो। यहां हम सेकेंड रे सीधा ही ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाएंगे। तो पहली रे आई पैरेलल, पैरेलल जाएगी फोकस में से, दूसरी पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से। अब आगे भी ये पैरेलल नजर आ रही है, मीन्स कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, इमेज कहाँ बनी, फोकस। अब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है तो हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट हमारे पास बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट लिया, अगेन ऑब्जेक्ट के सिर से 2 रेज, एक पैरेलल, पैरेलल हमेशा फोकस से, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। मीट जहां करेंगे वो हमारी फाइनल इमेज हो गई। तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो मीट कहाँ करने चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ। जहां जहां सी है वहां वहां 2f1 2f2, C1 वाली साइड हो गई 2f1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, C2 वाली हो गई सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट केस, अब अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एट सी है तो अगेन ऑब्जेक्ट के सिर से 2 रेज, एक पैरेलल, पैरेलल जाएगी फोकस से, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। जहां दोनों इंटरसेक्ट किए वहां फाइनल इमेज। तो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, एट सी, एट सी। नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ पैरेलल, तो पैरेलल का आ रहा है फोकस, दूसरी फिर से ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारे पास इमेज बन गई बियॉन्ड सी। तो जितनी बड़ी बनेगी मैग्नीफाइड, छोटी बनेगी डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड। लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करेगा। अभी तक हमने बोला था जब ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट 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 साइड, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करके, फोकस को क्रॉस करके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये फोकस क्रॉस कर गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक रे पैरेलल फोकस से पास की, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, डाइवर्जिंग रेज दिख रही हैं। तो डाइवर्जिंग को हम मीट करवाएंगे बैक साइड, तो यहाँ हमें मिलेगी फाइनल इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो मीन्स जब ऑब्जेक्ट बॉर्डर क्रॉस कर लेगा तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। फोकस के लेफ्ट साइड हमेशा जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, और फोकस के राइट साइड जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस। तो हमारे पास अगर हम कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स हैं, रूल्स सेम हैं, बट क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो थोड़ा सा चेंज आएगा। कोई रे पैरेलल आई, डाइवर्ज करेगी, पैरेलल आई डाइवर्ज करेगी, ये पैरेलल आई है, फिर ये डाइवर्ज की है, डाइवर्ज करने के बाद अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। अब हमें समझ आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का लॉजिक। यहां फर्स्ट प्लेस पे पैरेलल है, सेकंड प्लेस पे फोकस आ रहा है, तो सेकंड प्लेस पे फोकस मतलब इमेज कहां बनने वाली है, F2 पे। सेकंड केस में देखते हैं, हमने लिया, हमने बोला अब जो ऑब्जेक्ट है, अब जो हमारी रे है वो कैसे आ रही है, फोकस से पास करेगी तभी पैरेलल जाएगी। पहला क्या था, पैरेलल फोकस, दूसरा फोकस पैरेलल। तो ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास करने वाली है, ऐसा लग रहा है फोकस से पास करने वाली है। कैसे मूव कर जाएगी, पैरेलल। तो ऐसा लग रहा है कहां से पास करेगी, फोकस से। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है, फोकस, पहले नाम किसका आया, फोकस। तो यहां वाला फोकस इज F1। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट से जो हमारी रे आई थी वो पैरेलल आई थी, फिर डाइवर्ज हुई थी, फिर अपीयर्स टू पास थ्रू F हुई थी। तो यहां जो फोकस आएगा वो सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है पैरेलल रे, इमेज फोकस, तो F2। दूसरे केस में हमारे पास हमने बोला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज
दैट अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। तो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ में एफ फर्स्ट पोजीशन पे है, तो F1 मूव्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो मीन्स फर्स्ट प्लेस पे फोकस आया तो F1, सेकंड प्लेस पे फोकस आया तो F2। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में हमने बोला कि जो हमारे पास रे आएगी वो पैरेलल आएगी, तो जब पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी। कौन सी प्लेस पे फोकस है? सेकंड प्लेस पे, तो F2। अब हमने बोला कोई रे फोकस से पास करती आ रही है, कैसे जाएगी? पैरेलल। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारे पास फोकस आया तो F1, तो ये हो गया F1। अब दो तरह के प्रिंसिपल फोकस बोले हमने। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस फ्रॉम विच लाइट रेज कमिंग और अपीयर टू बी कमिंग बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट प्लेस पे फोकस आया ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल और अपीयर्स टू बी। सेकेंड प्लेस पे अगर फोकस आएगा तो रे कैसे आनी चाहिए? पैरेलल आनी चाहिए, फिर फोकस से पास करे। तो सेकेंड फोकस कौन सा है? जब रे पैरेलल आएगी, फर्स्ट प्लेस पे पैरेलल और सेकेंड प्लेस पे फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा है? जब रे फोकस से पास करके पैरेलल जाएगी। तो मीन्स यहाँ फर्स्ट प्लेस पे F1 था, फिर वो मूव कर गई पैरेलल। यहाँ सेकेंड केस पे हमारे पास F2 है, पहले आई थी पैरेलल और फिर पास करके गई फोकस से, या पहले आई थी पैरेलल देन अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू F। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिफरेंस है। अब रे डायग्राम्स हमारे पास, तो हमने दोनों रूल्स कर लिए। थर्ड तो सेम है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, विदाउट डेविएशन जाएगी। इसमें रूल्स में हमारे पास पहला रूल कि अगर पहला केस हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी की इमेज फोकस, इन्फिनिटी मीन्स पैरेलल रेस डाइवर्ज करेंगी। रेस कैसे आई? पैरेलल आई, फिर डाइवर्ज की, फिर अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू F। तो फोकस F पे हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे, सेकेंड प्लेस पे फोकस, तो F2। सेकेंड केस में है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं लाई कर रहा होगा। पैरेलल आई, डाइवर्ज की, अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू F। और इसमें जो दूसरी है वो कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ दोनों इंटरसेक्ट की तो हमारे पास क्या आ गई? फाइनल इमेज आ गई। फिर से पैरेलल, डाइवर्ज, फोकस, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ हमारे पास इमेज आई है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो वो सेम है जो हमने मिरर्स की पढ़ी थी। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दी, वहाँ क्या था? पोल। यहाँ क्या आएगा? ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी होती है? हमेशा ये वाली। तो ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव। और हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। तो सेम याद रखेंगे जैसे हमने वहां किया था। U तो हमेशा ही नेगेटिव, V वहां पे नेगेटिव था रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, वहां किया था M, V और H2 नेगेटिव था किसके लिए? रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। M, V, H2 नेगेटिव था रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। यहाँ उल्टा होगा, सिर्फ V चेंज होगा। U तो सबके लिए नेगेटिव है, हमें पता है। कॉन्वेक्स वर्ड की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तो सारी गेम किसकी है? V की। V वहां पे नेगेटिव था इन्वर्टेड के लिए, यहाँ बस रिवर्स हो जाएगा। तो V किसका हो गया? पॉजिटिव। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से देख के कि इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है, हम डिस्टेंस इधर को मेजर कर रहे हैं, वो सब चीजें। बट यहाँ पे तो हम देखेंगे कि U हमारे पास क्या है? सबके लिए नेगेटिव। कॉन्वेक्स वर्ड की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव। V वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव था। M, V, H2 तीनों चीजें वहां रियल एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव थी। यहाँ उल्टा होगा, पॉजिटिव होंगी रियल एंड इन्वर्टेड के लिए और नेगेटिव होंगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए। तो कॉनकेव से तो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो नेगेटिव। नेक्स्ट उसके बाद मैग्निफिकेशन, सेम फॉर्मूला, V/U। वहां है -V/U, यहाँ है इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट विद अ पॉजिटिव साइन, और H2/H1। वहां हमारे पास मिरर फॉर्मूला था 1/F is 1/V plus 1/U। यहाँ आएगा लेंस फॉर्मूला विद माइनस साइन, 1/F is 1/V minus 1/U। तो फॉर्मूला आ गया ये। नेक्स्ट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज।
तो ये पावर क्या है हमारे पास, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। अगर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, converges the parallel light rays falling on it more strongly, it is said to have large power, है ना। तो जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है, जो कम कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर जो है वो कम हो गई। तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम। तो जिसने बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज किया, बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, फोकल लेंथ कम हो गई, पावर ज्यादा हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेम साइन कन्वेंशन आ जाएगी, जो फोकस वाली फोकल लेंथ वाली है वही पावर के लिए। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मान लो हम दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं, एक की लेंस है फोकल लेंथ है f1, दूसरे की है f2। तो हमारे पास टोटल फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। और इसी में ही अगर हम पावर देखें तो पावर कितनी हो जाएगी, p1 प्लस p2। सिमिलरली अगर हम कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन निकालना चाहें तो m1 इंटू m2। तो फोकल लेंथ इज 1/f प्लस 1/f2, ये वाला फॉर्मूला, पावर p1 प्लस p2 वाला, मैग्निफिकेशन अगर टोटल निकालनी है कॉम्बिनेशन की तो m1 इंटू m2। बाय।